दोस्तों 14 जनवरी 2005 इंसानी इतिहास में वह पहला दिन था जब इंसानों द्वारा बनाया गया हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसे चंद्रमा पर उतरा जहां पृथ्वी की तरह ही बड़े बड़े समुंदर, पहाड़ियां, झीलें और नदियां मौजूद है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा चंद्रमा है जहां पृथ्वी ग्रह की तरह समुद्र मौजूद है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस चंद्रमा का नाम टाइटन है, जो शनि ग्रह के 83 चंद्रमाओं में से सबसे बड़ा चंद्रमा है। हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट ने ही टाइटन की सतह और इसके बाहरी आवरण में कुल 2 घंटों का समय बिताया, जिसके बाद इसका कनेक्शन पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से टूट गया। लेकिन इस दौरान हमें स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन ग्रह के वातावरण और सतह की खींची गई कई खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। इसके अलावा हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन की सतह की खींची गई इन तस्वीरों में वैज्ञानिकों को कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिनके बारे में साइंटिस्टों ने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था, जिसके बाद इस पर जीवन के मिलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई। चलिए जानते हैं आखिर इस स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम में पृथ्वी की तरह दिखने वाले टाइटन चंद्रमा की एलियन दुनिया में क्या क्या देखा। क्या हमें बड़े समुद्र देखने को मिले या फिर बड़े बड़े पहाड़। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इसकी सतह पर उतरने के बाद हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट ने 72 मिनटों से भी कम समय में काम करना क्यों बंद कर दिया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शनि ग्रह के इस चंद्रमा पर किसी तरह का जीवन मौजूद है या आने वाले समय में वहां पर जीवन पनप सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। टाइटन चंद्रमा लंबे समय से इंसानों के लिए मिस्ट्री बनकर रहा है। 2005 से पहले तक हमें इसके सरफेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे हमारे पास 19वीं सदी में इसके ऊपरी वातावरण की खींची गई कुछ फुटेज थी, जिन्हें पायोनियर 11 मिशन, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के इसके ऊपर से फ्लाई बाय के दौरान खींचा गया था। लेकिन वो इमेजेस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उन पर रिसर्च करके इसके वातावरण और इसके सरफेस के बारे में ज्यादा कुछ जान सके। लेकिन इस समय तक पायोनियर और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा की मदद से हम ये तो जान गए थे कि ये चंद्रमा पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है और यहाँ पर पृथ्वी की तरह लिक्विड समुद्रों और नदियों की संभावना हो सकती है। यही कारण था कि वैज्ञानिक इसके बाद से ही एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम करने में लग गए थे जो इसके वातावरण के अंदर तक जाकर उसके केमिकल कंपोजिशन और गैसों की मात्रा को समझ सके और इसके सरफेस की तस्वीरों को पृथ्वी तक पहुंचा सके। वैसे भी टाइटन पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर समुद्री नदियां और पहाड़ मौजूद है, क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह या चंद्रमाओं को देखें तो वहां पर समुद्रों का नामो निशान ही नहीं है, जिसके कारण टाइटन चंद्रमा की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, वह बात अलग है कि टाइटन चंद्रमा की ये समुद्र और झीलें पृथ्वी की तरह पानी से नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से भरी है। मतलब जैसे पृथ्वी के समुद्रों में हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O बहता है, जिसे हम पानी कहते हैं, और उससे मिलकर पृथ्वी की नदियां और समुद्र बने हैं, उसी तरह शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर भी लिक्विड मात्रा में काफी ज्यादा मीथेन और एथेन मौजूद है। और क्योंकि यहाँ का तापमान काफी ज्यादा कम है, इसलिए ये जैसे अपने लिक्विड स्टेट में रहती है, जिसके कारण यहाँ पर पानी नहीं बल्कि मीथेन और एथेन के समुद्र और नदियों का निर्माण होता है। वैसे ये मीथेन से भरे समुद्र इंसानों के लिए तो जहरीले है, पर हो सकता है टाइटन पर कहीं ऐसे जीव मौजूद हो जो इसी पर जीते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानों के लिए पानी काफी ज्यादा जरूरी है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और साथ ही इस चांद पर आज भी कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि शायद टाइटन चांद पर जीवन मौजूद हो या फिर शायद टाइटन पर जीवन बसाया जा सकता है। लेकिन टाइटन सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह नदी और समुद्र मौजूद है, और जिस तरह पृथ्वी पर वाटर साइकिल मौजूद है उसी तरह टाइटन चंद्रमा पर भी वाटर साइकिल की प्रक्रिया होती है। बस फर्क इतना ही है कि वहाँ पर पानी की जगह मीथेन और एथेन लिक्विड रूप में बरसती है। इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि जिस तरह पृथ्वी पर जमीन के नीचे पानी के बड़े बड़े ग्राउंड वाटर सोर्सेज बने हुए हैं, उसी तरह टाइटन पर भी जमीन के नीचे मीथेन और एथेन के स्रोत मौजूद है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटन के जमीन के नीचे मौजूद इन समुद्री स्रोतों का तापमान और वातावरण लाइफ के लिए काफी ज्यादा सूटेबल हो सकता है, यानी यहाँ पर जीवन के होने की संभावना काफी ज्यादा है। वैसे हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पर भेजने के पीछे एक ये भी बड़ा कारण था कि वैज्ञानिक जानना चाहते थे
कि इसके वातावरण में कोई ऐसी गैस तो मौजूद नहीं है जो यहाँ पर जीवन पनपने में मदद कर रही हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन होती है। पर स्पेसक्राफ्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए डाटा में हमें टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के अलावा दूसरी कोई ऐसी गैस नहीं मिली जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती हो। इसके अलावा नाइट्रोजन से भरे इसके वातावरण के आधार पर भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर किसी तरह का जीवन मौजूद है, क्योंकि ना तो इसकी सरफेस इस पर वैज्ञानिकों को कोई हलचल मिली है और ना ही इसके वातावरण की केमिकल कंपोजिशन में ऐसा कुछ देखने को मिला है जो इस ओर इशारा करता हो कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जीवन मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये तभी साफ होगा जब हम इस पर अपना कोई दूसरा एडवांस मिशन भेजेंगे जो इसके वातावरण और सरफेस में और भी ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव रहकर हमें वहाँ की जानकारी पृथ्वी पर पहुंचा पाएगा। हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट की टाइटन पर लैंडिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट को टाइटन की सरफेस पर उतारने का कोई प्लान ही नहीं था। इस स्पेसक्राफ्ट का असली मकसद तो टाइटन के वातावरण की जांच करना था, खासकर इसके वातावरण में मौजूद गैसों के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना, जिसमें यह स्पेसक्राफ्ट काफी सक्सेसफुल रहा और हमें इसने टाइटन के वातावरण की काफी ज्यादा जानकारी दी। इस मिशन को डिजाइन करते समय वैज्ञानिकों को इस बात पर विश्वास नहीं था कि हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट टाइटन चंद्रमा के वातावरण को पार करके इसकी सरफेस तक पहुंच पाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता था कि टाइटन का वातावरण इतना ज्यादा घना है कि इसके वातावरण में ही हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर पार्ट्स जलकर खराब हो जाएंगे और फिर बाद में ये टाइटन की किसी पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाएगा या फिर यहाँ टाइटन के मेथेन से भरे समुद्रों में डूब जाएगा। और यही कारण था कि इस स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा ऐसे डिवाइसेस नहीं लगाए गए थे जो टाइटन की सतह पर रिसर्च में मदद कर सके और इसी वजह से ना तो इस स्पेसक्राफ्ट में किसी तरह के कोई पहिए थे जो इसे जमीन पर इधर उधर चलने में मदद कर सके और ना ही इसका कैमरा इस तरह का था कि उसे दूसरी दिशाओं में घुमाया जा सके। लेकिन कई वैज्ञानिक ये भी जानते हैं कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट टाइटन की सतह पर सही सलामत पहुंच गया तो इससे हमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डाटा मिल सकता है जो भविष्य में टाइटन पर किए जाने वाले दूसरे स्पेसक्राफ्ट मिशन के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए इंजीनियर्स ने इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी भी लगाई थी जो इसे जमीन पर उतरने के बाद कुछ समय के लिए चालू रख सकती थी और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट 2005 में टाइटन के घने वातावरण को पार करता हुआ उसकी सतह तक पहुंचा तो इस एक्स्ट्रा बैटरी ने ही इससे 72 मिनट तक की पावर दी थी। वैसे बैटरी में और भी पावर बची थी, लेकिन उसी दौरान कई टेक्निकल इश्यूज और टाइटन ग्रह के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर के कारण इसके कई इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया और इसका कनेक्शन पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से टूट गया और कुछ घंटों बाद इसकी बैटरी भी डाउन हो गई और आज के समय में यह स्पेसक्राफ्ट टाइटन की सरफेस पर एक बेजान इंसानी मशीन बनकर पड़ा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंसानों की एक निशानी सोलर सिस्टम की एक दूसरी दुनिया में मौजूद है। वैसे जब हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के वातावरण में एंटर किया तो इसके कैमराज को नासा द्वारा तभी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इसने करीब 2 घंटे और 27 मिनट से ज्यादा समय तक वीडियो रिकॉर्ड किया और इस दौरान कई इमेजेस को भी कैप्चर किया गया, जिसमें से कुछ वीडियो और इमेजेस ही पृथ्वी तक पहुंच पाई और इसका ज्यादातर डाटा टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कभी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाया। वैसे जितनी भी इमेजेस हमें पृथ्वी पर मिली उसमें हमें इसके वातावरण के घने बादल और इसकी सतह पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले, जिन्हें देखकर लगता है कि यह सोलर सिस्टम की कोई और जगह नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी ही है। 2027 में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा टाइटन चांद की ओर एक ड्रैगन फ्लाई नाम के रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा जो कि टाइटन चांद के एटमॉस्फेयर में उड़ सकेगा और वैज्ञानिकों को काफी जानकारी भी दे सकेगा। इस मिशन का असली मकसद टाइटन पर जीवन के होने की संभावना की जांच करना है, जिसमें वैज्ञानिक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर किसी तरह का जीवन पहले मौजूद था या फिर क्या यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।